वेलकम बैक टू लेट्स टॉक अबाउट इस्लामिक बैंकिंग। हाउस फाइनेंसिंग पर हम बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ये बताएं कि एक सिचुएशन है जिसमें एक शख्स अगर हाउस फाइनेंसिंग लेता है और उसकी रहाइश क्लिफ्टन में है और बाद में वो उसको रेंट पे देता है जहाँ उसको ज़्यादा रेंट मिल रहा है। दूसरी जगह पे एक शख्स अगर कहीं ऐसे इलाके में घर लेता है जिसका किराया इतना ज़्यादा नहीं, उसने भी किराए पे दिया हुआ है, तो उसको कम रेंट मिल रहा है अपने किराएदार से, दूसरे को ज़्यादा मिल रहा है, तब भी बैंक दोनों को जो है एक ही तरीके से देखता है और सिमिलर जो है वो रेट चार्ज करता है। इसकी क्या वजह है? असल में बात यह है कि ये सवाल अक्सर लोग करते हैं कि एक आदमी गुलिस्तान जौहर में मकान लेना चाहता है तो उसके लिए भी वही रेट ऑफ रेंटल चार्ज कर रहे हैं, एक आदमी डिफेंस या क्लिफ्टन में लेना चाहता है तो उसको भी रेट ऑफ रेंटल वही चार्ज कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं है। तो असल में बात यह है कि अगर उसने तो सिंपल किराएदारी करनी होती, मकान की हाउसिंग फाइनेंस नहीं लेनी होती, तो फिर तो वो मकान किराए पे वहीं पे ले लेता और वही किराएदारी का मुकदमा का कॉन्ट्रैक्ट करता। मिसाल के तौर पे अगर उसने किराएदारी ही करनी होती, रियली सिर्फ किराएदारी करनी होती, हाउसिंग फाइनेंस या हाउसिंग एक्विजिशन नहीं करनी होती उसने, या मकान खरीदना नहीं होता तो, या मकान का उसूल मकसूद नहीं होता, तो उस सूरत के अंदर वो सिंपल जाकर के डिफेंस के अंदर कोई मकान तलाश करता और जो एक मार्केट रेट चल रहा होता तो उसके ऊपर किराए पे ले लेता। लेकिन उसने मकसूद है उसकी हाउसिंग फाइनेंस, ठीक है। इसमें दो बातें अहम हैं। एक बात तो ये कि उसने अवॉइड करना इंटरेस्ट से, सही है, ठीक है, और इंटरेस्ट का एक रेट है, ठीक है। तो गोया कि वो ये चाहता है कि मुझे फैसिलिटेट किया जाए कि मैं उन इंटरेस्ट रेट के ऊपर जो कि प्रीवेलिंग है उसकी बुनियाद पर मैं इस्लामी तरीके से ले लूँ, ठीक है। दूसरी बात यह है कि अगर हमने उसके साथ ये किया है कि जॉइंट को ओनरशिप की है और हमने उसे कहा है कि भाई 80% का तुम मालिक का बैंक मालिक है, 20% का जो है क्लाइंट मालिक है, और ये फैसिलिटी जो है किराएदारी की 20 साल तक चलेगी, सही है, और तुम 20 साल के अरसे के अंदर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बैंक का यूनिट खरीद सकते हो, ठीक है। तो इसमें बैंक अगर वो एक मुतालबा करता है कि मुझे मार्केट के हिसाब से किराया मुझसे आप चार्ज करें, तो फिर बैंक का भी एक हक है। और वो बैंक का हक ये है कि जब जॉइंट ओनरशिप है और 80% का बैंक मालिक है तो बैंक भी उससे ये कह सकता है कि ओवर द पीरियड 20 इयर्स के अंदर जितनी उसकी इंक्रीज होगी प्राइस, तो फिर मैं भी तुमसे एप्रिसिएशन होगी तो मैं तुमसे जो तुम मुझसे रीपरचेज करोगे, जो मेरा हिस्सा परचेज करोगे, तो वो भी मार्केट प्राइस पे करना, ठीक है। तो यानी ये तो नहीं हो सकता कि एक तरफ तो आप बैंक से कहेंगे तुम जो है मार्केट प्राइस पे नहीं खरीदो, मुझसे जो तुम अपना हिस्सा बेचो वो कॉस्ट प्राइस पे बेचो, लेकिन जहां पर मेरा किराया लेने का वक्त आया तो तुम मुझे किराया दो अपने हिसाब से। अच्छा, ये एक अहम नुकता है कि मतलब प्राइस एप्रिसिएशन को जो है इसमें नहीं डिस्काउंट किया जाता। नहीं, तो यही तो फैसिलिटी देनी है दरअसल क्लाइंट को कि आपने ओनरशिप भी है। ये ऐसी हो गया जैसे कि थोड़ी देर के लिए अगर आप बैंक को भूल जाएं, मैंने और आप हम दोनों भाई भाई हैं, ठीक है, हम दोनों एक घर में रहते हैं, ठीक है, मेरे पास पैसे हैं तो मैं चाहता हूं कि आपको जो है वो मकान दिलवाऊं, ठीक है। मैंने जो है कहा कि अभी मेरे पास 80 लाख रुपए पैसे हैं तो मैं 80 लाख रुपए बजाय कर्जा देने के हम दोनों मकान खरीद लेते हैं, मैं उसको मकान को आपको किराए पे दे देता हूँ, सही है, ठीक है, अपना हिस्सा, और उसके बाद आपको ये ऑप्शन देता हूँ कि आप इसको आहिस्ता आहिस्ता करके खरीदते रहना मुझसे, लेकिन मैं आपको साथ साथ ये भी कहता हूँ कि तुम मुझसे ये खरीदना उस प्राइस के ऊपर जो प्राइस उसकी एक्चुअल प्राइस थी, जो कॉस्ट प्राइस थी, जो कीमत खरीद थी उसकी, ताकि मैं आपको ये फैसिलिटेट करना चाहता हूँ कि आप ताकि ओवर द पीरियड इस मकान के मालिक बन जाएं। ठीक है। ये बताएं कादर साहब, फ्रॉम अ बिजनेस एंगल किस तरह का प्रोडक्ट है ये एक इस्लामिक बैंक के लिए, अगर वो हाउस फाइनेंसिंग दे रहा है फैसिलिटी एज कम्पेयर टू अ कन्वेंशनल बैंक? क्योंकि आपने खुद कहा कि इसमें ओनरशिप ले रहे हैं आप एसेट की, तो रिस्क एलिमेंट ज़्यादा है एक बैंक के लिए। इनफैक्ट दो रिस्क है हमारे साथ कन्वेंशनल के मुकाबले में। कन्वेंशनल से क्रेडिट रिस्क लेता है और इस्लामिक बैंक प्रोडक्ट्स जो हैं वो क्रेडिट रिस्क के साथ रिस्क एंड रिवॉर्ड भी साथ ले रहा होता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर चूंकि ओनरशिप उसकी होती है, साथ साथ मुशारका होता है, तो उस मुशारके के साथ चूंकि ओनरशिप की एक डेफिनेशन आ जाती है तो उस प्रोडक्ट के साथ एनी रिस्क इन्वॉल्व उतना उसके साथ वो नुकसान शेयर करता है। अनलाइक कन्वेंशनल बैंकिंग लोन देता है, लोन के लिए से वो पैसे के अगेंस्ट वो पैसे ही चाहता है, सही। मॉर्गेज जो है वो एडिशनल कोलैटरल के तौर पे उसको दिया जाता है बैंक को, बट हियर ओनरशिप हमारी होती है, एक सर्टेन पोर्शन आपकी होती है और उस पोर्शन का अपना रिस्क एंड रिवॉर्ड आपका होता है, मेरा पोर्शन का रिस्क एंड रिवॉर्ड इस्लामिक बैंकिंग का या इस्लामिक प्रोडक्ट्स का मेरे साथ रिलेटेड होता है। सो वी आर कैरिंग टू रिस्क बेसिकली, वी आर कैरिंग द मार्केट रिस्क व्हिच इज द क्रेडिट रिस्क, ठीक है, एंड देन वी आर कैरिंग दिस रिस्क ऑफ ओनरशिप, ठीक है। उसके साथ जितने भी रिवॉर्ड्स एंड रिस्क एंड रिवॉर्ड्स रिलेटेड है, एसोसिएटेड है, वो हमारा भी साथ साथ है। तो आप देखिए कितना मेजर डिफरेंस हम क्रिएट करते हैं बिटवीन दीज टू प्रोडक्ट। एक कस्टमर के लिए, एक इंडिविजुअल के लिए, एक सोचने वाले के लिए आप ये देखें कि वो जितना खुदा न खास्ता आम लोन के मुकाबले में कोई ऐसी बात हो जाती है तो 100% जो ना बैंक लॉस हो जाता है। तो प्रॉपर्टी क्लियर है, कमर्शियल बैंक एकदम क्लियर है, द एंटायर बर्डन इज ऑन द रेसिपिएंट, ठीक है, इज ऑन द कस्टमर।
यहाँ पे वो सिर्फ अपनी पोर्शन तक रिलेटेड है। खुदा ना खास्ता 20% शेयर लेके जितना 20% का उसके साथ शेयर होता है वो सिर्फ 20% तक लॉस बेयर करता है। ठीक है। द बैंक, इस्लामिक बैंक, दे बेयर द एंटायर 80% रिस्क विद द कस्टमर। You see, that's the biggest difference you create between these two. ठीक है, ये बताइए कि प्री पेमेंट पेनल्टी क्यों लगाई जाती है? अगर कोई कस्टमर जाकर फुल पेमेंट करना चाह रहा है, लेट्स से उसके पास पैसे आ गए और एक साल में वो माशाल्लाह पेमेंट कर देता है, तो फिर क्यों उस पर प्री पेनल्टी लगाई जाती है? प्री पेमेंट पेनल्टी नहीं है यहाँ पे, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है प्री पेमेंट पेनल्टी का, बल्कि कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कस्टमर हमसे रूटीन में हमारा 1 यूनिट ख़रीदता है हर महीने, तो हम उसको कॉस्ट प्राइस पे सेल कर देते हैं। ठीक है। लेकिन अगर वो चाहता है कि वो एक साथ, क्योंकि हो सकता है उसको एक फ़ायदा दिख रहा है, मार्केट में प्राइस बहुत तेज़ी से बढ़ गई है, या उसको अपनी रेंट की सेविंग करना चाह रहा है, तो आके हमसे 1 से ज़्यादा यूनिट ख़रीद सकता है। उस केस में हमारी पॉलिसी ये है कि हम कहते हैं कि प्रॉपर्टी की वैल्यू फॉर एग्जांपल अप्रिशिएट हो गई 20%, 30%, 40%, तो हम इस तरह से हम सिर्फ क्या करेंगे, अपने यूनिट की वैल्यू को सिर्फ 3% या 3% अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन अभी तो हमने बात की ना कि एप्रिसिएशन का तो कॉन्सेप्ट हाँ, इन अ जनरल सीक्वेंस नॉर्मल केस में अगर वो अपने 20 साल या 15 साल पूरे करता है तो कोई अप्रिसिएशन नहीं है। सिर्फ उन यूनिट्स पे जो वो एडिशनल ख़रीदना चाहता है, अगर मार्केट में प्राइस बढ़ गई है तो अप्रिशिएट होगा। अगर मार्केट में प्राइस नहीं बढ़ी, फॉर एग्जांपल कांस्टेंट प्राइस चल रही है, कांस्टेंट रेजीम है इस वक्त, तो बैंक अपना यूनिट बगैर किसी पेनल्टी या बगैर किसी इंक्रीज़ के सेल करता है। तो इसमें कोई प्रीपेमेंट पेनल्टी नहीं है, बल्कि एक चीज़ 100 रुपये की थी जो मैंने ख़रीदी, आज वो 150 रुपये की मार्केट में बिक रही है, तो बैंक सिर्फ ये कहता है कि अगर आप जल्दी ख़रीदोगे तो मैं आपको वो 103 की दूंगा, अभी भी 47 रुपीज़ का बेनिफिट आपको ही दूंगा। तो पेनल्टी नहीं है, बल्कि एक प्रॉफिट ऑन सेल है जो बैंक, क्योंकि इसके बाद बेनिफिट क्या बैंक ने दिया कि उसका फॉर एग्जाम्पल किसी ने 10 महीने का 10 यूनिट हमसे ख़रीद लिए एक साथ, तो अब कस्टमर का 10 मंथ्स का जो रेंट था, 10 महीने का जो किराया था, वो वेव हो गया। तो वो उसको इतना बड़ा बेनिफिट मिला और बैंक को एक छोटा सा गेन मिला, क्योंकि बैंक ने उस स्कीम को रन कर रहा है। लेकिन अगर कॉस्ट नहीं बढ़ती तो हम उसको उसी कीमत पे सेल कर देते हैं। हमें थोड़ी सी मुझे और एक्सप्लेनेशन चाहिए होगी फ्रॉम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू, क्या इसके पीछे रीजन बनता है? देखिए, बात असल में ये है कि सिंपल सिर्फ हम वर्ड तो नहीं चेंज कर रहे। नहीं, ये बात ये है कि वैसे पेनल्टी लेना तो इस्लाम में माल की पेनल्टी लेना जायज़ नहीं। हमने पिछले एपिसोड्स में हमने ये बात तो सिर्फ सीखी है। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि इस बात का हक है मुझे, जब मैं उसका 80% का मालिक हूँ, तो क्या कहता है, मुझे इस बात का भी हक हासिल है कि मैं उसको जब भी आपको सेल करूँ मार्केट प्राइस पे बेचूँ। ठीक है, चाहे मार्केट प्राइस 100% बढ़ गई हो या डबल हो गई हो, 3 गुना बढ़ गई हो, तो मैं आपसे जो भी मार्केट प्राइस पे ले सकता हूँ। लेकिन हमने कहा कि नहीं, मार्केट प्राइस को फॉरगो कर देते हैं, हम आपको जब भी सेल करेंगे कॉस्ट प्राइस पे करेंगे। लेकिन अगर क्लाइंट ही देखता है कि मिसाल के तौर पर उसने मुआहदा किया 20 साल का हमारे साथ, ठीक है, हमने डिपॉजिटर से पैसे जो लिए वो 20 साल के लिए लॉन्ग टर्म बेसिस पर लिए, सही। और जब लॉन्ग टर्म पे पैसे लिए तो उसकी जो शरह नफ़ा है, जो मुदारबा की शरह है, वो बढ़ा के रखी, वेटेज हमने हाई रखा, उसका ज़्यादा रिटर्न देना है, तो वो पैसे हमने 20 साल के लिए लिए, ठीक है, और वो पैसे हमने वहीं लगा दिए कि वो 20 साल तक लेगा। और उसने क्या किया, उसने देखा जैसी प्राइस की 2 गुना बढ़ गई या 100% बढ़ गई, तो उसने वो कट किया 20 साल का जो मुआहदा था और वो आ गया बैंक को सेल करने के लिए, और बैंक से कहता है मुझसे जो कॉस्ट प्राइस पे खरीद लो। ठीक है, उसने किस्तें कितनी दी, रेंटल उसने कितना दिया, 2-3 महीने का उसने किराया अदा किया। ठीक है, तो उसको फायदा ये हो गया कि प्राइस की प्रॉपर्टी तो उसको दुगनी मिल गई या 3 गुनी मिल गई, लेकिन किराया उसने सिर्फ 2-3% ये 2-3 रेंटल ही पे किए थे। तो इससे बैंक को बहुत बड़ा लॉस हो गया, होने का खतरा है, क्योंकि उसने पैसे उठाए हुए हैं लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर और आगे उसको उसी हिसाब से उसने वेटेज तय किया हुआ है, और वो पैसे जब उसको वापस आ जाएंगे तो पैसे आइडल हो जाएंगे। तो दरअसल ये एक तरीके से उनको डिस्करेज करने के लिए एक छोटा सा टूल है कि भाई हम आपको फिर हम अपने उस कॉस्ट प्राइस पे नहीं बेचेंगे, अब अगर आप हमारे पास जल्दी आ जाओगे तो फिर हम उस सूरत में 3% महंगा बेचेंगे, अपना यूनिट आपको 3% महंगा बेचेंगे। इस्लाम जस्टिफाई करता है, इस्लाम तो इस बात की भी इजाजत देता है कि आप 10% महंगा बेचें, क्योंकि आप ये भी कह सकते हैं कि जब प्री एग्रीड जो प्राइस है, जैसे मैंने कहा कि जब आप एक चीज तय कर लेते हैं कि मैं इतने % तुम्हें महंगे दूंगा, तो ये आप किसी चीज की परचेजेस कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, तो आपने जब एग्री कर लिया कि मैं इन सर्कमस्टांसिस के अंदर अगर मैं कंप्लाई करता रहा तो उस सूरत के अंदर तो मैं तो इसको कॉस्ट प्राइस के ऊपर खरीद लूंगा, अदरवाइज जो है अगर बिलफर्ज में पहले आके खरीद रहा हुआ तो 3% महंगा खरीदूंगा, तो फिर भी जो है वो मार्केट प्राइस को फॉरगो कर रहा होता है, क्योंकि आमतौर पर हमने देखा है कि मार्केट प्राइस जो है वो कई सूरतों में ज़्यादा बढ़ जाती है, ज़्यादा अप्रिशिएट कर जाती है बनिस्बत इस 3% के।